नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपके सामने किसी महापुरुष द्वारा कही गई एक बहुत अच्छी बात आपके सामने कहना चाहता हूँ। वो बात यह है कि हमें दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो कि आपको अपने स्वयं के साथ पसंद ना हो, खासकर तब जब उस इंसान की पढ़ाई के लिए उसका पूरा परिवार भूखा मर रहा हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने YouTube चैनल में एक सीरियल का एक एपिसोड देखा। वो सीरियल कौन सा था? सीरियल था एक महानायक अंबेडकर, उसका एपिसोड 600। जब मैंने देखा तो अंबेडकर के लिए मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई। आप सभी मेरे सब्सक्राइबर को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि NDTV का सीरियल YouTube चैनल में एपिसोड 600 आप सभी देखिए। उस सीरियल में बताया गया था कि जब अंबेडकर अपने हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे तो हाई स्कूल के पढ़ाई के दौरान उनके पूरे क्लास में वह ही एक दलित छात्र थे और उसके क्लास में जितने सारे दूसरे छात्र थे सभी सवर्ण थे और उसके जितने टीचर्स थे वो भी सवर्ण थे। अंबेडकर की पढ़ाई के लिए उसके परिवार के सामने कितना खराब कंडीशन था वो आपको मैं उस सीरियल के कुछ सीन के आधार पर बताना चाहता हूँ। जब अंबेडकर की पढ़ाई चल रही थी तो उसे कॉपी पुस्तक खरीदने का खर्चा होता था, उसके स्कूल की फीस भरने का खर्चा होता था और उस समय कॉपी पुस्तक काफ़ी महंगा हुआ करते थे। अब सस्ते हो चुके हैं क्योंकि कुछ कॉपी पुस्तक ऐसे होते थे जो कि विदेशों से मंगाने पड़ते थे। ओनली समाज के एलिट क्लास को कॉपी पुस्तकों का शौक था, सभी कोई कॉपी पुस्तक अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उस सीरियल में मैंने देखा कि जो अंबेडकर की जो वाइफ थी रमाबाई अंबेडकर, उनको भी कितने भयानक संघर्ष से गुजरना पड़ा था जो डॉक्टर अंबेडकर है उनके पढ़ाई के लिए। वहाँ पर मैंने क्या देखा कि डॉक्टर अंबेडकर की वाइफ एक बार में 3 रोटी खाती थी, तो फिर वहाँ पर जो डॉक्टर अंबेडकर की माँ थी उनका कहना होता था कि तुम्हारे पति की शिक्षा के लिए हमको पैसा की कुछ कमी पड़ रही है, अगर तुम पूरे दिन में एक टाइम में 1 रोटी खाओ तो ही इस घर का खर्च चल पाएगा। और जब रमाबाई अंबेडकर के साथ इतने बुरे हालात होते थे तो बाबा साहेब जो अंबेडकर थे वो भी ऐसा करते थे कि आधा रोटी अपना खाते थे और आधा रोटी रमाबाई अंबेडकर खिलाते थे। सोचिए दोस्तों कितनी भयानक परिस्थिति होगी अगर उस सीरियल में दिखाया गया ये सभी बात सच साबित हुआ तो। मुझको तो नहीं पता है कि उस सीरियल में दिखाया गया एपिसोड 600 में ये सभी बात सही है कि नहीं है। मैं आप दर्शकों के ऊपर छोड़ना चाहता हूं कि आप दर्शक इस संबंध में खुद जानकारी उपलब्ध करवाइए हमको और दूसरे सब्सक्राइबर को भी कि अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई के दौरान क्या इतने खराब परिस्थिति थे कि एक टाइम में उनकी वाइफ 1 रोटी खाती थी और अंबेडकर उस 1 रोटी में से भी आधा रोटी अपना खाते थे और आधा रोटी अपनी वाइफ को खिलाते थे। इतना खराब परिस्थिति होने के बाद भी मैंने उस सीरियल में ये देखा कि जो अंबेडकर के कुछ क्लासमेट थे जिसमें से एक का नाम था सदाशिव कुलकर्णी, एक का नाम था नरोत्तम जोशी, जब भी अंबेडकर क्लास में पहुंचते थे तो क्लास में पहुंचने के पश्चात डॉक्टर अंबेडकर से कैसे बिहेव करते थे, उनको तरह तरह से बात बोलकर चिढ़ाया करते थे। किस प्रकार का चिढ़ाना होता था कि अरे तेरे को जूता सिलना चाहिए तो यहाँ क्या कर रहा है, जूता सिलने काम छोड़ के तो यहाँ क्यों बैठा है। इस प्रकार के परिस्थिति से गुजरते हुए सोचिए दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस प्रकार से पढ़ाई किया होगा। और दूसरे तरफ मैं अपने एक प्रिय मित्र उपाध्याय जी के बारे में बताना चाहता हूँ। उपाध्याय जी जब अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तो उनका कितना आलीशान रहन सहन था वो आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। अब उससे डॉक्टर अंबेडकर की तुलना करते हुए सोचिए कि ये कितने अच्छे पोजीशन में थे और डॉक्टर अंबेडकर कितने खराब पोजीशन में थे। दोस्तों अब मैं आपको उपाध्याय जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो उपाध्याय जी थे अपने घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई लिखाई के दौरान वहाँ पर ऐसा था कि पर्सनल किराए के रूम में पर्सनल फ्लैट में रहते थे और वो अपने हाथ से खाना नहीं बनाते थे। स्पेशल 2 टाइम
राजस्थानी थाली का खाना खाते थे। होटल में मंथली राजस्थानी थाली बनवा के रखे थे, जिसमें कि होता ये था कि एक हरी सब्जी होती थी, एक आलू की सब्जी होती थी और एक सूखी सब्जी होती थी और अचार पापड़ सलाद चटनी होती थी। इतना स्पेशल खाना खाते थे उपाध्याय जी की क्या बताऊं। दोस्तों सोचिए, 2 टाइम फुल स्पेशल राजस्थानी थाली, और ये शेड्यूल जो उपाध्याय जी का था लंबे समय तक चला था। जब तक उनकी पढ़ाई लिखाई चल रही थी तब तक चला था। इन सब के पश्चात भी आगे की भी आप भी सुनिए, वो 2 टाइम केवल खाना नहीं खाते थे, नाश्ता भी करते थे और डेली बेसिस पे कभी बियर पिया करते थे, कभी दारू पिया करते थे। और तो और उनकी गर्लफ्रेंड भी थी और अपने गर्लफ्रेंड को रेगुलर अपने फ्लैट में लेके आते थे, और गर्लफ्रेंड के ऊपर भी उपाध्याय जी का बहुत भयानक खर्चा था। इस प्रकार का शेड्यूल था उपाध्याय जी का। सोचिए, इतना स्पेशल खाना खा रहे थे, इतना स्पेशल दारू पी रहे थे, गर्लफ्रेंड के ऊपर पैसा उड़ाए जा रहे थे, उसके पश्चात भी दोस्तों वर्तमान में उपाध्याय जी का ऐसा हाल है कि मैं क्या बताऊं। बस इतना समझ लीजिए कि कुछ काम करके वर्तमान में अपना खर्चा चला रहे हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे पोजीशन पे नहीं पहुंच पाए हैं। दूसरी तरफ आप डॉक्टर अंबेडकर को देखिए, जिसने कि भूख बर्दाश्त करते हुए, उसके परिवार ने भूख बर्दाश्त करते हुए और जिसने कि मिसबिहेव बर्दाश्त करते हुए इतना पढ़ाई लिखाई किया कि अपने समाज के सबसे पहले वकील बन के वो सामने आए। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर से हमको ये शिक्षा मिलती है कि मिसबिहेव का सबसे उत्तम जवाब यह होता है कि तुम मेहनत करके इतने ऊंची पोजीशन में पहुंच जाओ कि तुमसे जो मिसबिहेव करने वाला है तुमसे आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत न कर पाए। और कभी ऐसा हो जाए कि जिसने तुमसे कभी मिसबिहेव किया हो वो कभी तुम्हारे सामने किसी काम से आ भी जाए तो तुम में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसको 2 घंटे अपने ऑफिस के बाहर वेट करवा सको। डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा ही करके दिखाया। इतना भूख बर्दाश्त करते हुए, इतना मिसबिहेव बर्दाश्त करते हुए वो देश के कानून मंत्री बने। अब सोचिए कानून मंत्री का पोजीशन कितना ऊंचा होता है। अब सोचिए जो उनके क्लासमेट थे नरोत्तम जोशी और सदाशिव कुलकर्णी, क्या उनसे आंख में आंख डालकर बात कर सकते थे एक कानून मंत्री के सामने? और कभी कुछ काम से डॉक्टर अंबेडकर के सामने सदाशिव कुलकर्णी और नरोत्तम जोशी सामने आ भी जाते तो डॉक्टर अंबेडकर भी इतनी क्षमता थी ना कि अपने ऑफिस के बाहर कुछ टाइम वेट करवा सके। दोस्तों मिसबिहेव का सबसे उत्तम जवाब यही होता है कि आप अपनी पोजीशन ऊंचा कीजिए। आप डेली याद रखिए कि आपकी पोजीशन बहुत खराब है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, आप भूखे मर रहे हैं। तो जब आप भूखे मर रहे हैं, आप अपमान बर्दाश्त कर रहे हैं, तो डेली का आप अपना शेड्यूल बनाइए कि मुझे उस पोजीशन में जाना है कि जो मेरे से मिसबिहेव कर रहा है वो कल को मेरे बराबरी न कर पाए, कल को मेरे आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत न कर पाए। डॉक्टर अंबेडकर ने यह करके दिखाया और मैं अपने सब्सक्राइबर से भी यही चाहता हूं कि आप भी यही करके दिखाइए। मिसबिहेव का सबसे उत्तम जवाब यही होता है कि आप अपनी पोजीशन ऊंचा कीजिए। अब ये तो बात हो गई कुछ महापुरुषों की। महापुरुषों की बात छोड़िए, हमारे आम जिंदगी में, आम जनजीवन में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हमसे मिसबिहेव करते हैं। तो फिर दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसे लोगों का आप मिसबिहेव किया जाए कोई आपके साथ तो ऐसे लोगों को किस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। सबसे कॉमन मिसबिहेव यही होता है कि जो आपका वर्क प्लेस है या कोई आपका फ्रेंड सर्कल है या कोई आपका पड़ोसी है, तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो कि आपको कुछ ना कुछ बोल के चिढ़ाता होगा। किसी को कुछ बोल के चिढ़ाना गैर कानूनी तो नहीं होता ना, और उतना बुरा बात तो नहीं होता ना कि इसके लिए बहुत बड़ा एक्शन लिया जाए। लेकिन आपको कोई चिढ़ा रहा है, कुछ बात बोल के ताने मार रहा है, तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। अब क्या आपको एक्शन लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि एक ऑफिस में काम करते हैं। उनके ऑफिस में एक सरदार है जो कि उनको कुछ कुछ बात बोलकर उनसे मिसबिहेव करता है, उनको ताने मारता है, उनको चिढ़ाता है। दोनों सहकर्मी है, कोई ऊंचा नीचा पोजीशन में नहीं है।
तो फिर दोस्तों सबसे उत्तम जवाब यहाँ पर यह है, आपको पता होना चाहिए सरदारों के खिलाफ कितने सारे जोक्स बने होते हैं। कोई सरदार आपको चिढ़ा रहा है तो आप भी उसी प्रकार के जोक मारते हुए उसको भी चिढ़ाइए। याद रखिए, ताना मारने का जवाब ताना मारना हो सकता है, कोई आपको चिढ़ा रहा है तो उसका जवाब भी चिढ़ाना हो सकता है। आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि जो मेरे को कुछ बोल के चिढ़ा रहा है उसके बॉडी में भी तो कुछ ना कुछ खराबी होगा ना। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जो आपको चिढ़ा रहा हो वो मोटा हो तो मोटा बोल के बात कीजिए। ये भी पॉसिबल है कि जो आपको चिढ़ा रहा हो वो सूखी हड्डी हो तो सूखी हड्डी बोल के बात कीजिए। ये भी पॉसिबल है कि जो आपको कुछ बोल के चिढ़ा रहा हो दिखने में भयानक काला दिखता हो तो उसे कलर पे कमेंट कीजिए। ये भी तो पॉसिबल है कि वो भयानक गोरा हो तो फिर वह नाटा भी हो सकता है, कम ऊंचाई का भी हो सकता है। आप सीधा उसको बोलिए अबे 1.5 फुटिए, अबे 1.5 फुटिए। याद रखिए, चिढ़ाने का जवाब चिढ़ाना होगा, ताना मारने का जवाब ताना मारना होगा। आप उनके साथ पलट के गाली गलौज बिल्कुल ना करें। याद रखिए, आप अपनी लिमिट क्रॉस न कीजिए। जितना लिमिट में वो आपसे मिसबिहेव कर रहा है उतने लिमिट में आप उससे मिसबिहेव कीजिए, क्योंकि आपको जैसा को तैसा बनना है, उससे ऊंचा नहीं बनना है। अब इसके आगे का एक मिसबिहेव का बात ये आ गया कि कोई आपको गाली दे तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, कोई अगर आपको गाली देता है तो मैक्सिमम संभावना यही है कि वो आपका पड़ोसी ही होगा। मैक्सिमम लोगों का पड़ोस के साथ ही गाली गलौज होता है या दोस्तों के साथ ही गाली गलौज होता है। अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो पहले तो ये चेक कीजिए कि पीठ पीछे गाली बक रहा है कि सामने में गाली बक रहा है। अगर पीठ पीछे वो आपको गाली बक रहा है तो आपको करना ये चाहिए कि उससे कुछ दूरी पर खड़े होकर आप अपने दूसरे दोस्त के संग बातचीत कीजिए और उसके संबंध में गाली गलौज कीजिए, जो कि आपको गाली देने का आदी हो चुका है। फिर सामने आके पूछेगा क्यों बे, मैं गाली कैसे दे रहा है, तो फिर आप बताइए अरे भाई हम तेरे को गाली कहाँ दे रहे हैं, हम तो आपस में बात कर रहे हैं, हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। भाई तू भी अपने ऊपर ले लेता है। पीठ पीछे गाली देने का जवाब इस तरीके से होता है। लेकिन कोई आपको सामने मुंह पर गाली बक रहा है तो आप भी उसके मुंह पर गाली बकिए। यही आप दोहराइए, आप अपने पड़ोसियों के साथ भी ये दोहराइए और आप अपने दोस्तों के साथ भी यही दोहराइए कि कोई आपको गाली बक रहा है तो आप भी उसके पलट के उसके मुंह पर गाली बकिए। जैसे को तैसा कीजिए, ना कि एक कदम आगे बढ़ाइए। लेकिन कभी ऐसे हुआ कि गाली गलौज के साथ साथ कोई आपको थप्पड़ मार दिया तो थप्पड़ का जवाब क्या होना चाहिए। दोस्तों, गाली गलौज के साथ साथ कोई आपको थप्पड़ मार दे तो याद रखिए, आपको महात्मा गांधी कभी नहीं बनना है। महात्मा गांधी बन के भूल के भी कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा थप्पड़ आगे नहीं करना है। आपको न्यूटन का तृतीय नियम लगाना है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? हर क्रिया के प्रति डबल और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कोई अगर आपको थप्पड़ मार दे तो एक थप्पड़ जैसे ही वो आपको मारेगा तो न्यूटन का नियम लगाते हुए दोनों गाल में एक थप्पड़ 2 थप्पड़ लगाइए। और कोई आपको 2 थप्पड़ लगाने के पश्चात भी आगे मारने की हिम्मत दिखाए तो फिर वहाँ पर आपको करना ये चाहिए कि डायरेक्ट 112 नंबर डायल करके पुलिस को फ़ोन कीजिए और बताइए कि ये मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है, मेरे साथ मारपीट कर रहा है। दोस्तों, अब मैं रोड डिस्प्यूट में होने वाले, मतलब कि रोड रेज समझते होगे ना, कि रोड में किसी से झगड़ा हो गया, आप गाड़ी चला रहे हैं, वो भी गाड़ी चलाते हुए सामने आ रहा है, कभी किसी रीजन से कोई ठोका गया, कोई ठोकाते ठोकाते बच गया और वहाँ पे आपका झगड़ा हो जाए तो इस प्रकार के मिसबिहेव का जवाब आपको कैसे देना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अब रोड में होने वाले रोड रेजेस के बारे में, मतलब कि रोड में होने वाले लड़ाई झगड़ों के बारे में आप ध्यान से बात सुनिए। जब भी आपका रोड में कभी इस प्रकार के हालात बने कि कोई भी विवाद की स्थिति में कोई आपसे आगे से झगड़ा करना चालू कर दे तो याद रखिए, आप किसी भी अनजान आदमी को रोड में आगे से छेड़ो नहीं, लेकिन अनजान आदमी रोड में आपको आगे से छेड़ दिया तो आप उसको छोड़ो नहीं। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जो भी वो आदमी है वो आपसे मिसबिहेव करने की हिम्मत कैसे कर रहा है। आप हमेशा ये बात याद रखिए कि आप में ही कुछ खराबी होगा तो ही आपसे वह कुछ मिसबिहेव करने का हिम्मत कर रहा है। तो फिर रोड में आप अपने खराबी को दूर कीजिए। खराबी को आपको दूर कैसे करना है? सीधी सी बात है कि
वो रोड में आपसे आगे झगड़ा करना चालू कर रहा है तो झगड़ा का जवाब भी आप सेम उसको वैसे ही दीजिए। वो आपको फाइट कर रहा है, आपको पिटाई करने की कोशिश कर रहा है, तो पहले तो मैंने आपको समझाया ना कि थप्पड़ के कंडीशन में आपको न्यूटन का तृतीय नियम लगाना है। हर क्रिया के प्रति डबल और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपको थप्पड़ अगर मारता है तो लखनऊ के कैब ड्राइवर टाइप आपको थप्पड़ बर्दाश्त नहीं करना है। थप्पड़ के जवाब में आप 2 थप्पड़ लगाइए। और आपसे मारपीट धक्का मुक्की चालू अगर आपसे रोड में हो चुका है तो फिर याद रखिए आपको रोड में इस प्रकार से फाइट करना है कि सामने वाला पर्सन आपको जवाब देने की कंडीशन न रहे। माने कि आपका 1-2 हाथ पड़े तो ब्रेकआउट की पोजीशन हो जानी चाहिए। वो आगे कभी आपसे या रोड में किसी भी अनजान इंसान से भिड़ने की हिम्मत ना करे। हमेशा उसको ये घटना याद रखना चाहिए कि आपके साथ वो भिड़ा था तो क्या हुआ था उस इंसान के साथ। अब कैसे करना है, मान के चलता हूँ रोड में आपका कॉलर पकड़ दिया गया है, आपको लगातार पिटाई किया जा रहा है, तो आपको करना ये है, जो आप अपना ये मुक्का देख रहे हैं ना, मुक्का से उसके सिर में मारिए और नाक में मारिए। जब भी आप किसी के सिर में और नाक में मारते हैं तो नाक में मारते समय तत्काल सामने वाले का खून बह जाता है, और जब सिर में मारते हैं तो फिर ऐसा डिस्टर्बेंस उसको फील होता है, ऐसा दर्द फील होता है। जब ये हड्डी होता है ना, जब इसे पड़ता है तो फिर वो दर्द के में कुछ समय के लिए डिस्टर्बेंस फील होगा, आपसे लड़ने के काबिल नहीं बचेगा। उसके बाद भी आपसे वो लगातार झगड़ा किए जा रहा है तो आपको करना ये है कि आप फुल स्पीड से जो ये पंच है उसका जो चेस्ट है, चेस्ट में तो हल्का नीचे साइड यहाँ पे मारिए। जैसे ही हल्का नीचे साइड आप यहाँ पे मारेंगे तो फिर वहाँ पर होगा क्या, फुल स्पीड से आपका जब पंच उसके चेस्ट में पड़ेगा तो हल्का से खून उसका बाहर निकलेगा, मुंह से बाहर खून फेंकाएगा। खून फेंकाने के पश्चात कुछ समय के लिए बेहोश हो जाएगा। अब बेहोश होने के पश्चात हमेशा याद रखेगा कि किस इंसान से वो भिड़ा था। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मुझे फाइटिंग का इतना सब टेक्निक कैसे पता है, किसी अनजान इंसान को ढेर करने का इतना सब टेक्निक कैसे पता है। तो फिर दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मुझे टेक्निक इसलिए पता है क्योंकि मैंने खुद 1 ईयर के लिए मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग लिया हुआ था कहीं से। ट्रेनिंग सेंटर का नाम वर्तमान तो बता नहीं सकता, लेकिन 1 ईयर के लिए मैंने ट्रेनिंग लिया हुआ था कहीं से, बस इतना जान लीजिए। तो फिर दोस्तों चलिए अब हम इस वीडियो का अंत करने जा रहे हैं। अंत करते समय आपको फिर से सब चीज़ रिवाइज करवा देता हूँ। मिसबिहेव का सबसे उत्तम आंसर यही होता है कि आप ऊंचे पोजीशन में पहुंच जाओ कि सामने वाला आपके बराबरी न कर पाए, जो कि डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। आम जनजीवन में कोई आपके संग मिसबिहेव करता है तो जैसे को तैसा जवाब दीजिए, और रोड रेज की कंडीशन में फाइट कर ही दीजिए। फाइट से आप बिल्कुल ना चूकिए। आप अगर सोच रहे होंगे कि फाइट करूंगा तो पुलिस केस मेरे ऊपर दर्ज हो जाएगा, पुलिस केस आपके ऊपर दर्ज हो भी गया तो मारपीट के केस में कोई बहुत बड़ा केस दर्ज नहीं होता। कुछ ही समय में आपका जमानत भी हो जाएगा, कुछ ही समय में आपका केस निपट भी जाएगा। और सामने वाला पर्सन मान लो कि कोई गरीब आदमी रहेगा और आपसे झगड़ा करते रहेगा तो उस गरीब को हमेशा याद रहेगा कि मुझे झगड़ा तब तक नहीं करना चाहिए जब तक मेरी पोजीशन ऊंचा ना हो जाए। मुझको यह ख्याल रखना चाहिए कि मैं अपना पोजीशन बढ़ाना है, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पोजीशन बढ़ाया था, ना कि फालतू के लड़ाई झगड़ों में ध्यान देना है। दोस्तों अगर वर्तमान में यह भी इस वीडियो में बताई गई सभी बातें आपको समझ में आ गया हो और वर्तमान का आज का यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।